हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉपिक पर एस्से लिखना हमें बताएं, तो आज हम आपको बताते हैं कि हम इस टॉपिक पर बहुत ही आसानी से एस्से कैसे लिख सकते हैं। वास्तव में ये एक टफ टॉपिक है, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट देखते हैं हम किस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, अर्थात जो भारत का संविधान है वो भारत का सर्वोच्च कानून है, यानी कि इसके विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। भारत के कानून के विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं क्योंकि ये सर्वोच्च कानून है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इट फ्रेम्स फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। फ्रेम्स का मतलब यहाँ पे निर्माण करना कह सकते हैं कि इट फ्रेम्स या निर्माण करता है फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, अर्थात यह राजनैतिक मूल सिद्धांतों का निर्माण करता है, राजनीति के मूल सिद्धांतों का निर्माण करता है। प्रोसीजर्स अर्थात कार्य प्रणाली का निर्माण करता है। राइट्स यानी अधिकार, पावर शक्ति, एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार के कर्तव्यों का निर्माण करता है। और केवल सरकार ही नहीं बल्कि जो भारत के नागरिक हैं उनके भी अधिकार का निर्माण करता है ये। और प्रोसीजर्स अर्थात एक जो कार्य प्रणाली होनी चाहिए एक देश की, उसका भी निर्माण करता है। तो इट फ्रेम्स फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, राइट्स, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, अर्थात ये जो भारत का संविधान है ये राजनीति के मूल सिद्धांतों का निर्माण करता है, उसकी कार्य प्रणाली का निर्माण करता है, अधिकार, शक्ति और सरकार के कर्तव्यों का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो सब संविधान की कैटेगरी में आते हैं। संविधान के अंतर्गत उन सभी रूल्स और रेगुलेशंस को रखा गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, अर्थात जो भारत का संविधान है वो पूरी दुनिया में सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि ओरिजिनली इट कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स अंडर 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। ओरिजिनली का मतलब है शुरुआती दौर में जब इसको बनाया गया था। इट कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स, अर्थात शुरुआत में जो भारत का संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। अंडर 22 पार्ट्स, जो 22 पार्ट में थे, 22 भाग में थे, अर्थात 22 भाग में 395 अनुच्छेद थे। एंड 8 शेड्यूल्स, और उसमें 8 शेड्यूल या 8 सूचियां कह सकते हैं, 8 सूचियां थी। जब इसको बनाया गया था तो शुरुआत में इसमें 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 पार्ट में, 22 भागों में थे, एंड 8 शेड्यूल्स, और उसमें 8 सूचियां थी। बट टुडे आफ्टर 104 अमेंडमेंट्स, लेकिन आज लगभग 104 संशोधन के बाद, टुडे आफ्टर 104 अमेंडमेंट्स, अर्थात आज लगभग 104 संशोधन के बाद, इट हैज 448 आर्टिकल्स, अब इसमें 448 अनुच्छेद हो गए हैं। पहले कितने थे? 395, बट 104 इसमें संशोधन हुआ तो ये हो गया 448 अनुच्छेद। अंडर 25 पार्ट्स, जो कि 25 भागों में है, 25 भाग में 448 अनुच्छेद अब हो गए हैं। 12 शेड्यूल्स, जिसमें 12 सूचियां भी हैं, एंड 5 अपेंडिक्स, और उसमें 5 अपेंडिक्स भी हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम इसका लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट हेडिंग। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ और किसने किया। इसके बारे में बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर इन द ईयर 1949, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में एडॉप्ट किया गया। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950, और यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रभाव में आया। विच इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जिसे भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस
के रूप में इसे मनाया जाता है, क्योंकि ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इफेक्ट में आया था, पूरी तरह से ये लागू हो गया था। इट वॉज फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अर्थात इसे कॉन्स्टिट्यूशन की सभा द्वारा तैयार किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन की एक सभा थी जिसके हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उसी सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इट वॉज फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसे कॉन्स्टिट्यूशन सभा द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और भीमराव अंबेडकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण से पहले जो अन्य कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन थे, अन्य देशों के का जो संविधान था उसका अध्ययन किया गया और सभी देशों में जो अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसे इसमें एडॉप्ट किया गया। तो यहाँ पे इसीलिए हमने बताया कि मेनी कॉन्सेप्ट्स एंड एक्ट्स इन्वॉल्व इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात हमारी संविधान में जो बहुत से एक्ट और कॉन्सेप्ट हैं, have been borrowed from many countries, उन्हें अलग अलग देशों से, कई देशों से उन्हें लिया गया है, like फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। अर्थात इन सभी कंट्रीज के संविधान से कुछ एक्ट्स यहाँ पे लिया गया है और इस संविधान में जोड़ा गया है। इस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट हेडिंग। अब फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट हेडिंग हम लिख सकते हैं इट्स रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात इसकी कठोरता और इसका लचीलापन। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है, इसकी कठोरता भी है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लचीलापन भी है इसमें। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट बोथ एट द सेम टाइम, अर्थात जो भारत का संविधान है वो हार्ड भी है और साथ ही साथ सॉफ्ट भी है। और इसे हम समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन वन साइड द सुप्रीम पावर, यहाँ पे सुप्रीम पावर का यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। ऑन वन साइड अर्थात एक और, द सुप्रीम पावर नीड्स टू बी फॉलोड, अर्थात इस संविधान का पालन किया जाना चाहिए केयरफुली अर्थात सावधानी से, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, भारत में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अर्थात यहाँ पे कहा गया कि एक और देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान का पालन किया जाना चाहिए, वो भी सावधानी से पालन किया जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड द सिटीजन कैन अपील टू अमेंड द आउटडेटेड प्रोविजंस, यानी कि नागरिक, आउटडेटेड का मतलब पुरानी, जो अप्रचलित है, अब जो पुरानी हो गई है। वहीं दूसरी ओर नागरिक पुराने प्रोविजंस अर्थात प्रावधान को बदलने की अपील भी कर सकता है। अर्थात इसका कठोरता से पालन भी होना चाहिए और अगर कोई प्रावधान बहुत पुराना हो गया, अब प्रचलन में नहीं है, तो उसमें हम सुधार भी कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, अर्थात कुछ ऐसे प्रावधान है दैट कैन बी इजिली अमेंडेड, जिसे आसानी से सुधारा जा सकता है, जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। While there are some, और जबकि कुछ ऐसे भी प्रावधान है that can take a lot of time and resources to amend, जिसके संशोधन में बहुत समय लग सकता है और बहुत संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आपको बताने की कोशिश की जो भारत का संविधान है वो एक तरह से कठोर भी है और सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, सॉफ्ट भी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, अर्थात इसमें हमें लिखना है कि संविधान के अनुसार नागरिकों को, भारत के नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है उसके बारे में हम इस हेडिंग में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं सभी को, सभी नागरिक को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी, अर्थात समानता का अधिकार। सभी को यहाँ पे एक समान देखा जाता है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी वर्ग का हो, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा है राइट टू फ्रीडम, अर्थात आज़ादी का अधिकार। सभी लोग यहाँ पे आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए लोग आज़ाद हैं।
नेक्स्ट हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कुछ लोगों का शोषण किया जाता है, ज़बरदस्ती छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, उन्हें उसके पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, अर्थात जो मजदूरों का, जो श्रमिकों का शोषण किया जाता है, किसी का अगर शोषण किया जा रहा है तो इसके अगेंस्ट हम आवाज़ उठा सकते हैं, ये अधिकार हमें प्राप्त है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अर्थात यहाँ पे धर्म की आज़ादी का भी हमें अधिकार है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अर्थात हम सभी को, सभी नागरिकों को सांस्कृतिक और एजुकेशनल अर्थात शैक्षिक अधिकार प्राप्त है। एजुकेशनल राइट्स का मतलब है शैक्षिक अधिकार, सभी को शैक्षिक अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि अब सभी लोग पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे प्राचीन समय में होता था कि केवल क्षत्रिय के बच्चे या ब्राह्मण के बच्चे ही पढ़ सकते थे, छोटे कास्ट के लोग नहीं पढ़ सकते थे, गुरु लोग उनको पढ़ाते नहीं थे। और सबसे लास्ट हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अर्थात संवैधानिक उपचार का भी अधिकार हमें प्राप्त है। तो फ्रेंड्स अब चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में इसका लास्ट हेडिंग देख लेते हैं, कंक्लूजन। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसका लास्ट हेडिंग कंक्लूजन, यानी कि उपसंहार, और इसमें हम लिख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज गाइडलाइंस फॉर एवरी सिटीजन, कि जो संविधान है वो सभी नागरिकों के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करता है। ऑल्सो लॉ एंड रूल आर कम्प्लीटली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान में नियम और कानून को भी पूरी तरह से निर्धारित किया गया है। The head of the drafting committee, Dr. B.R. Ambedkar, has done a remarkable job, यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, दैट नो वन कैन फॉरगेट, जिसे कोई भी भूल नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इस टॉपिक पर बहुत ही आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।